नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ब्लूप्रिंट देख लिया होगा जो कल सेशन लिया था हम लोगों ने कि किस पुस्तक से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठेगा, कहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ये सब बातें मैंने बता दी है। तो कल मैंने ये भी बताया होगा कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, किस पुस्तक से आएंगे, ये भी मैं बता चुका हूँ। एक बात अवश्य ध्यान रखना कि वितान भाग 2 से कोई भी किसी भी प्रकार का डेस्क्रिप्टिव अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएगा, वहाँ से केवल एमसीक्यू ही आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों इस सेशन में 3 मार्क्स वाले PYQ यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में, इन पिछले 5-6 साल के हम लोग उठा करके देखें तो वहां से आ चुके हैं। और वही क्वेश्चंस बस शब्दों के हेर फेर, इन शब्दों को उलट पुलट करके एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको वहीं से ही 101% मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस अवश्य आएंगे, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो चर्चा कर लें हम लोग। आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन से। यदि अभी तक आपने पढ़ाई शुरुआत नहीं की है तो बेटा शुरुआत कर दे। हिंदी विषय की भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके अदर सब्जेक्ट हैं। तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। 3 मार्क्स की क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैं आपसे यहाँ यही भी पूछूंगा कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर से है। मैंने चैप्टर का नाम नहीं दिया है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा जिससे आप लोगों को पता तो चले। पहला क्वेश्चन है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह जो क्वेश्चंस है किस कविता या किस चैप्टर से लिया गया है। आपको उसका चैप्टर का नाम लिखना है। हाँ, चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर नेम कौन सा है आपका, और उसके लेखक यानी कवि का लेखक का नाम भी लिखना है। मुझे पता तो चले, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि लेखक का नाम याद हो, लेकिन यदि आप लिख देंगे कि प्रस्तुत क्वेश्चंस है, यदि आपसे पूछा नहीं गया तो आप लोग यहाँ आंसर यहाँ नहीं दिया गया कविता या चैप्टर का नाम, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत जो क्वेश्चंस है या प्रश्न है वह हमारी इस फलाना कविता से लिया गया, इस कविता के लेखक ये हैं, तो इन्होंने इस क्वेश्चंस में यह कहने का यह कहा या यह प्रकट करने की कोशिश की है। यहाँ नादान और दाना यानी जिस व्यक्ति को, जहाँ ये मैं बता देता हूँ पहले तो, यह आत्म परिचय जो आपकी कविता है, आत्म परिचय वहाँ से लिया गया है। और इसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। ये वही हैं जो फिलहाल अमिताभ बच्चन है ना, उनके पिताजी अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं। प्यारे बच्चों, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत है तो यहाँ नादान मूर्ख है, दाना यानी कि जिस इंसान को इस यह संसार है अपनी भौतिक विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करने में पागल हो रहा है, ऐसा संसार मुझे बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं है, ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। और ये लोग मूर्ख हैं जो अपने आप को समझदार समझते हैं, और समझदार वही है जहाँ जिनको चुग्गा मिलना या 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही वहीं के वहीं जम जाता है। तो वही लोग क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। नादान अर्थात मूर्ख व्यक्तिगत सांसारिक मायाजाल में फंस जाता है। मनुष्य इस मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और वैभव समृद्धि के चक्कर में पड़ जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी इस संसार में रहते हैं जो अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हैं। अर्थात कवि का ऐसा कहने का तात्पर्य है कि संसार में हर तरह के लोग रहते हैं, और ऐसा संसार कवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कवि को ऐसा संसार पसंद है जहां प्रेम हो, एक दूसरे से प्रेम करते हों, और ऐसा संसार कवि रोजाना बनाता है, रोजाना मिटाता भी रहता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 आपका 3 मार्क्स का। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि ये प्रस्तुत पंक्ति किस चैप्टर से ली गई है, किस कविता से, तो मैं बता देता हूँ आपको। वहीं से सेम आत्म परिचय से लिया गया है, जो पहला हमारा चैप्टर है हमारी पुस्तक आरो भाग 2। आपको पता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आरो भाग 2 पुस्तक से आएंगे। यह है आपकी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से ध्यान रखना है। और 20 मार्क्स के कहाँ से आएंगे,
20 मार्क्स के होंगे। आपके एक पुस्तक हो रहे जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, याद है क्या? अभिव्यक्ति और माध्यम, यहां से आएंगे, ठीक है। और आपकी वितान भाग 2 है, वहां से केवल आपके क्या आएंगे? MCQ आएंगे बस, यानी कि यहां से हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहां और शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, तो यहां पर क्या है? यमक अलंकार है, ठीक है। हाँ, जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और इन शब्दों का अर्थ बार बार अलग होता है तो वहीं यमक अलंकार होता है। आपके अलंकार है तो हैं, लेकिन कौन कौन से अलंकार आपको पता होना चाहिए। अलंकार से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 4 आपको आंसर देना है, लेकिन 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको 4 करना है। अलंकार कौन कौन से हैं? 4 अलंकार हैं आपके एग्जाम में, सिलेबस में। एक तो श्लेष अलंकार है, एक और कौन सा है? अरे आपके तो अलंकार नहीं, सॉरी बेचा, ये 10th क्लास में थोड़ा मैंने बता दिया, 10th क्लास में आपके अलंकार नहीं आएंगे, सॉरी यार, नहीं आएंगे आपके अलंकार, ध्यान रखना है। 10th में है, अलंकार दिया हुआ है तो वो ध्यान रह गया मुझे, कोई बात नहीं, आपके अलंकार नहीं पूछा जाएगा। देखो यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है, यानी पहले और का जो प्रयोग हुआ है वह कवि स्वयं के लिए प्रयोग किया है, जो प्रत्येक व्यक्ति रहता है संसार में, आम जन रहता है, उनसे अलग बताता है स्वयं को। दूसरे ओर के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है, दूसरे ओर में संसार के बारे में बताया, उस विशिष्टता के बारे में बताया। और तीसरा ओर का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया है कि संसार और कवि का आपस में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, दोनों को, कवि अपने स्वयं को और संसार को दोनों से क्या करता है? तीसरा वाला ओर है वो अलग अलग करता है कि मेरा अर्थात कवि का और इस संसार का कोई भी दूर दूर तक का कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी नाता नहीं है। समझ में आया? पहले ओर का संबंध क्या है? कवि स्वयं के बारे में बताने की कोशिश की है, दूसरा ओर संसार के बारे में बताने की कोशिश की है, तीसरा ओर है वह दोनों को अलग अलग करता है, और यहां हमारा यमक अलंकार प्रयोग किया गया है, ठीक है। नंबर 3 है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? कहां से लिया गया? अभी कौन से चैप्टर से लिया गया है? क्या नाम है उस चैप्टर का? क्या आप लोग नाम बता सकते हैं? तो कमेंट कीजिए ना, नाम बताइए। मैं कमेंट देखता हूं, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि मैं कमेंट नहीं देखता हूं। तो यह भी आपकी कविता है आत्म परिचय। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है ना कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, लेकिन फिर भी प्यार लिए फिरता रहता हूं। तो क्यों कहा है? इसका अभिप्राय क्या है? देख लीजिएगा। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है कि कभी भी आपको देखो किसी की वाणी में आग निकलती है क्या? यानी कि मान लो जैसे कि मान लो ए नामक लड़का है ये, और ये बी नामक लड़की है, ए और बी। इस ए ने बी के साथ कुछ ज़बरदस्ती की तो बी ने क्या कर दिया? इस पर केस कर दिया, केस ठोक दिया नालायक पर। अब ये कहाँ मिलते हैं प्यारे बच्चों? अदालत में मिलते हैं। अदालत में तो लड़की से बुलाया जाता है कि बताओ इस नालायक ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या बदतमीजी की। तो ले जाए लड़की बोलेगी तो लड़की के मुंह से आग थोड़ी निकलेगी, आग निकलती तो नालायक को यहीं भस्म कर देती। बात हो जाए ना। तो यहाँ क्या है कि किसी की भी वाणी में आग नहीं होती है, तो यहाँ विरोधाभास, विरोध प्रकट किया गया, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया। इसका अभिप्राय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में जो साहस और आत्मविश्वास रखता है, लेकिन उसके मन में विद्रोह असंतोष का भाव प्रबल है, वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह प्रेम सहित संसार को अस्वीकार करता है, अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को अभिव्यक्त करता है। इसलिए उसकी शीतल वाणी में विद्रोह की आग भरी हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है? कवि के मन में असंतोष भरा हुआ है, कवि के मन में खुशी नहीं है इस संसार को देख करके, क्योंकि यह संसार है जो माया साल में फंस चुका है। यह अपनी भौतिक भोग विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करने में जुट गया है, जहाँ पर जिसको खाने को मिल जाए वहीं के वहीं रुक जाता है, बस अपने ही परिवार को संभालने में लगा रहता है। एक बड़ा सा मकान बना लेता है, सुबह निकल जाता है, शाम को आकर सो जाता है, फिर सुबह निकल जाता है, शाम को आकर फिर सो जाता है, फिर सुबह निकल जाता है, फिर शाम को आकर फिर सो जाता है। अरे ऐसा मकान बनाने का क्या फायदा? बात समझ में आ रही है ना? कहीं पे भी सो लो यार, प्रेम लो ना, प्रेम होना चाहिए। ये कौन सा मतलब है सुबह चले जाओ फिर शाम को आकर बच्चों से प्यार प्रेम करने की कोशिश करो? कितना करोगे? सुबह से लेकर शाम तक आप काम करेंगे, फिर थक जाओगे, फिर सो जाओगे। ये कोई प्रेम हुआ क्या? कभी को ऐसा संसार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो प्रेम किसको पसंद नहीं है? कमेंट करके बताइए मुझे, किस किस को पसंद है, एक बार बता दीजिएगा मुझे। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा है? बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में किस कविता से लिया गया है
और उस कविता के लेखक का नाम बताना है, तभी तो आप लोग कर पाओगे ये सब। अनामिका काव्य संग्रह, बादल राग 6, बादल राग कविता याद है क्या? कुछ याद है तो बता दो मुझे। कवि दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों कष्टों को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में दुख कभी स्थायी नहीं होता है, उसके साथ साथ दुख सुख स्थायी नहीं होता, उसके साथ दुख का प्रभाव भी रहता है। कहते हैं ना सुख बहुत कम दिनों के लिए होता है। कहते हैं ना यार सुख दुख ही दुख प्राप्त होता है, यार सुख तो प्राप्त ही नहीं हुआ। वो किस लिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यही है सबसे बड़ा, क्या कि सुख होता है वह इंसान को दिखता ही नहीं है, बस उसको दुखी दुखी क्या करूं यार, उस एग्ज़ाम में इतने नंबर से रह गया, फलाना फलाना एग्ज़ाम में इतने नंबर से रह गया, मेरा नसीब ही खराब, मेरा लक ही खराब है। अरे भाई लक है ना, लिखा नहीं जाता है, इंसान अपने कर्म के द्वारा लक बनाता है। आप मेहनत करो ना, कर्म करते रहो ना यार, फिर देखो आप कहाँ पहुँचते हो। अब आप लोग हिंदी है ना एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ोगे तो फिर कैसे यार, कैसे अच्छे नंबर आएंगे? अभी से पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, फिर देखते हैं एंड में से एंड मार्क्स क्यों नहीं आते। ज़्यादा मत पढ़ो यार, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो पढ़ लो बस। ज़्यादा मैक्सिमम 10-15 मिनट का एक सेशन होता है, वो भी आप नहीं ले सकते हो तो फिर 24 घंटे में तो आपकी मर्जी है बेटा। धनी वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करके पैसा अर्थात धन दौलत जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है और वह सब कुछ छीनने के डर से हमेशा भयभीत रहता है। ठीक है, इसलिए अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। यानी कि जो दुख है वह मंडराता रहता है किसके ऊपर? सुख के ऊपर। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, सुख को यहाँ अस्थायी बताया है। क्या बताया है? अस्थायी बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दुख जो होता है उसे स्थायी बताया गया है, यानी दुख ही दुख रहता है। नेक्स्ट है विप्लव रव से ही छोटे ही शोभा पाते हैं। पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते हैं, ऐसा क्यों कहा है? विप्लव रव यानी क्रांतिकारी, यानी जब जब क्रांति हुई है इस देश में, यानी कि कभी बादलों को क्रांति के रूप में दिखाया, यानी कि बादल क्रांति का ही प्रतीक है। आपसे पूछें बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है भी? किसका प्रतीक है? बादल का, सॉरी क्रांति का। और जब जब क्रांति हुई है, जब जब छोटे लोग ही शोभा पाते हैं, यानी कि जो निम्न वर्ग होता है, जो शोषित वर्ग होता है ना, वही शोभा पाते हैं हमेशा के लिए। और यही बात यहाँ बताई गई है। विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति गर्जन अर्थात क्रांति की तेज आवाज। जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन हिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मैंने जितने दिन इतने साल जो मेहनत की है, जो शोषण किया है लोगों का, वो धन इकट्ठा किया, वो सब अब समाप्त होने वाला है। उनकी संपत्ति, प्रभु सत्ता आदि समाप्त हो जाती है। कवि ने कहा है कि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। यहाँ छोटे से तात्पर्य आम आदमी अर्थात निम्न वर्ग से है, शोषित वर्ग से है। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसको क्रांति से डर नहीं लगता, क्योंकि क्रांति से उसका कुछ भी छिनता हुआ दिखाई नहीं देता, अपितु उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। क्रांति के बाद उनमें भी सर उठाकर जीने का साहस हो जाता है। यानी कि जब जब मान लो एक बात बताओ, भयंकर बारिश आएगी तो एक गरीब को क्या डर है, क्या छीनेगा, उसके पास है ही नहीं कुछ। वह तो खुश होगा कि हाँ अब बारिश हो गई है, अब मैं अपनी ज़मीन में फिर लहराती हुई फसल देखूंगा और डबल मेहनत मैं करूँगा। वही बात है, जिस बीज को हम लोग एक ज़मीन में डाल देते हैं तो वह गल करके कहते हैं ना कि क्या कहते हैं भी, गल करके एक पौधा बनता, अंकुर फूटता है, वह धरती के सीने को चीर करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। कब? कि बाहर का वातावरण, जब बारिश होगी, जब बिजली कड़केगी, जब आंधी तूफान आएंगे, बरसात आएगी, तो मैं भी अपने आप को पृथ्वी के ऊपर लाऊंगा और बाहर का वातावरण देख पाऊंगा। तो वही बात यहाँ है, यानी कि जो अंकुर को बताया गया है वह भी यहाँ शोषक वर्ग का ही प्रतीक, शोषित वर्ग का ही प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज के अनुसार मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर रहती है? मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसके लेखक का नाम बता सकते हैं आप लोग? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट याद है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के निर्माता के नाम से हम लोग जानते हैं, जनक के नाम से जानते हैं संविधान निर्माता का। तो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था ना एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में, जो जाति पाति तोड़क मैंने लाहौर में 1936 ईस्वी में बोलना था, लेकिन किसी कारणवश से वह स्थगित हो गया था। तो उन्होंने उसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवा दिया था और उसे फिर लल्लाजी सिंह यादव ने 2 भागों में हिंदी भाषा में उसे कन्वर्ट करके प्रकाशित करवाया था, जाति भेद के उच्छेद के नाम से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और ये मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो कवि से पूछा जाता है, अम्बेडकर जी से पूछा जाता है कि जब आप जाति प्रथा के इतने विरोधी हैं
तो फिर आप की नज़र में एक आदर्श समाज कैसा होगा? तो कवि ने कहा था कि मेरी कल्पना के अनुसार एक आदर्श समाज होना जिसमें समानता, समता, भ्रातृता और स्वतंत्रता हो। जिस समाज में ऐसा होगा वही समाज क्या होगा? एक आदर्श समाज कहलाएगा। लेकिन यहाँ मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर रहती है प्यारे बच्चों? 3 बातों पर निर्भर रहती है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और एक है मनुष्य के अपने प्रयत्न। जिस पर व्यक्ति का जो कंट्रोल होता है ना, नियंत्रण होता है, व्यक्ति इसी पर नियंत्रण रख सकता है। इन 2 पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। शारीरिक वंश परंपरा जानते हैं अच्छे से, वंश चलता रहता है। सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में है हमारे तीसरा क्षमता है मनुष्य के अपने प्रयत्न, जिस पर स्वयं का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। इन 2 पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो मनुष्य की क्षमता कितने बातों पर निर्भर रहती है? भी 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन में आएगा। तो कितना आंसर देना है आपको? 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारूपन से क्या अभितात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? बाजारूपन का अर्थ ये क्या है कि बाजार का भाव बढ़ाना, यानी कि बाजारोपन, यानी कि दिखावटीपन में फंस जाना, ये इसे हम लोग कह सकते हैं। कहाँ से लिया गया ये बता सकते हैं? निबंध, उस निबंध का नाम बता सकते हैं, इसके लेखक का नाम भी बता सकते हैं। तो बताइए जल्दी से कहाँ से लिया गया है? तो मैं बता दूं, इस निबंध का नाम है बाजार दर्शन। क्या नाम प्यारे बच्चों? बाजार दर्शन निबंध का नाम है। और जिसमें लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार जी। ये भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है। अब बाजार की सार्थकता किस में है? कवि ने कहा है कि कभी भी जब भी बाजार जाओ ना, कैसे जाना चाहिए? मन भरा हुआ होना चाहिए या मन खाली होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है कि कवि ने कब कहा है कि बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो तब जाना चाहिए या मन भरा हुआ हो तब जाना चाहिए? मुझे इसका आंसर तुम्हें देना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ध्यान रखना इसका। ठीक है। बाजारोपन का तात्पर्य है उसकी चमक दमक अर्थात कोरा दिखावा करके बाजार की नामक संस्था अर्थात उस जगह को भ्रष्ट करना। यानी कि आपके पास आपको ज़रूरत नहीं है किसी सामान की, फिर भी आप अपने पास पॉकेट में पैसा है तो आप बाजारोपन दिखावटीपन करने के लिए आप वहाँ चले जाते हो। सार्थकता नहीं है ना उसकी। सार्थकता वही है जब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है बस बाजार जाइए, वही खरीदे और आ गए। यहाँ अपने एक पात्र का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम भगत सिंह, जिसे काला नमक और जीरा चाहिए पिसा हुआ और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए उसे, तो वो सार्थकता बढ़ाते हैं बाजार की। और तुम लोग जो होते हैं ना कि एक शूज़ की जोड़ी और एक और पसंद आ गई तो एक और ले आते हैं, तो वो बाजारोपन है। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। रुपये की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करके अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत में खरीदने से बाजार के स्वरूप में जो विकार उत्पन्न होता है वही बाजारोपन है। जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदता है वही बाजार की सार्थकता है। इस प्रकार के लोग बाजार की चमक दमक में न आकर अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं। इसी प्रकार दुकानदार भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लोभ लालच से नहीं आने देते। ऐसे ही बाजार की सार्थकता है। यानी कि देखो, आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, आपको कहते हैं ना कि एक के साथ एक फ्री, चलो तुम ले आते हो। 2 के साथ एक फ्री, तो 2 एक की आवश्यकता है, 2 के साथ एक फ्री और आ रहा है तो 2 ले लेते हो, 3 हो गई आपके पास। तो फिर उस वस्तु की कमी हो जाएगी, फिर कंपनी उस प्रोडक्ट को निकालेगी तो उसकी कॉस्ट में वृद्धि कर देगी। तो वही आजकल चल रहा है। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। याद है ना कवितावली किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो कवि ने ऐसा कहा है कि उसकी आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी, क्योंकि उनको पता था कितनी बेरोजगारी व्यक्ति क्या क्या कर लेता है। कोई गहन जंगल में शिकार करने के लिए भटकता रहता है, कोई अपनी इस पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बेटा बेटी को बेच देता है। तो ऐसी आर्थिक समझ थी कि उन्होंने जो देखा है ना और वही लिखने की यहाँ कोशिश की है। उन्होंने कोई दिखावटीपन, कल्पना, विचार का सहारा नहीं लिया है। कविता में उद्धृत छंदों में तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की बहुत अच्छी समझ है। समाज में भुखमरी की स्थिति है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। मानव अपना पेट भरने या पालने के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई भीख मांग रहा है, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी कला विधाएं सीख रहा है, सीखकर अपना पेट पालने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लोगों को मूर्ख बना रहा है,
क्योंकि वह अपना पेट भरना चाहता है, अतः इसमें उद्धृत छंदों में बेरोजगारी कारण उत्पन्न स्थिति का चित्रण किया गया है। इसके अंदर किसानों की हीन दशा का मार्मिक वर्णन भी मिलता है। किसानों की स्थिति बहुत गरीब थी, शायद प्रकृति की मार, शोषकों के शोषण में उन्हें आत्महत्या तथा अपनी संतान को बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया था, इसलिए गरीब और गरीब होता जा रहा था। कहने का तात्पर्य क्या है? आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? अभी कहा गया है ना, याद है? जन्म यदि गरीब में हुआ है ना, तो उसे अमीरी में मृत्यु होनी चाहिए। उसे कर्म करना चाहिए, उस गरीबी में मेहनत करनी चाहिए उसे। आजकल कितने लोग हैं जो कहते हैं ना कि मोदी जी पहले चाय बेचते थे, चाय से प्रधानमंत्री का रास्ता किस प्रकार से तय किया। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल था, क्या कुछ नहीं कर सकता? आज क्रिकेट का भगवान कहलाता, पता नहीं कितने अरबों रुपए हैं उनके पास। तो गरीबी में जन्म लिया, आज अमीरी में वो मरेंगे। तो कहा जाता है ना, आप लोग वही याद रखना है कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक नया इतिहास लिख के जाना है आप लोगों को यहाँ, और नया इतिहास जब भी लिखोगे जब कुछ हट करके कुछ कार्य करोगे प्यारे बच्चों। तो वही बात यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट है, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य है, क्या इस समय भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर। बात तो सही है। आप 5 मिनट शाम को, 5 मिनट सुबह यदि ईश्वर की प्रार्थना करो ना, हाथ जोड़ करके कुछ भी, तो आपके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आया, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। वही बात यहाँ है, कवि ने कहा है तुलसीदास, यदि तुम प्रभु श्री राम की भक्ति करो ना, तो आपको कोई भी कष्ट नहीं आएगा, आपके पास गरीबी भटकेगी भी नहीं, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होता चला जाएगा। जब व्यक्ति के पेट में भूख अर्थात आग जलती है, तो वह उसे बुझाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह उस समय अच्छा बुरा नहीं सोचता है, और ना ही वह धर्म और अधर्म के बारे में सोचता है। वह हर तरह का उल्टा अर्थात बुरा कार्य करता है। यदि वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए तो उसके पेट की आग बुझ सकती है, अर्थात समन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास की यह रचना उस समय जितनी सत्य दिखाई दे रही थी, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय थी। ईश्वर रूपी भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकने की क्षमता रखता है और उसकी हर समस्या का समाधान करता है। बात तो सही है। अब तुम देख लो ना, आपको याद है T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला, याद है? उससे कुछ सीखना चाहिए आपको, बहुत सारी शिक्षा मिली होंगी उनसे। क्या क्या? पाकिस्तान हार गया था भारत से, पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था भारत पहुंचने का। 1 नंबर से एक रन से जिम्बाब्वे से हार गई थी। भारत पाकिस्तान का जो मैच तो हुआ था पहला, याद हो तो 17 अक्टूबर को ऐसे कुछ हुआ था। तो आपको याद है ना कि वो मैच भी पाकिस्तान जीत रही थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह मैच भारत ने जीता। 18 गेंदों में 48 रन कोई बना सकता था क्या? आप तो कह सकते हो हम बना सकता है विराट कोहली। बात तो सही है, लेकिन आप देखो ना वो कितना इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन पॉसिबल होकर दिखाया। दूसरी बात, पाकिस्तान जीत रही थी, पाकिस्तान हार गया, लक खराब था, चलो ठीक है, भगवान ने साथ नहीं दिया उनका, लेकिन भारत का साथ दिया। हम चाहते थे भारत का साथ मिले। फिर जिम्बाब्वे से हारना 1 रन। अब फिर देखो, फिर वो सेमीफाइनल पहुंची थी, याद है? यानी कि असंभव कुछ भी नहीं है बेटा, मेहनत करोगे ना सब सही होगा। कहते हैं हिंदी समझ में नहीं आती, क्यों नहीं समझ में आती भी? आइए ना मेरे पास, मैं बताता हूँ, बस वही पढ़ के जाइए ना, फिर देखते हैं क्यों नहीं आएंगे 100 में से 100 मार्क्स। मैं कह रहा हूँ भाई, अब तुम्हें जोक्स चाहिए, आपको चुटकुले चाहिए, आपको शायरी चाहिए, वो तो मुझे बहुत कम आती है, मुझे नहीं आती है, मुझे पढ़ाना ही आता है बस। तो जुड़ जाइए यार, कमर कस लो एक बार, मेहनत करो बस। जुनून तो मैं पैदा करवा दूंगा, लेकिन पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? क्या आप बता सकते हैं कहाँ से लिया गया? ये रामचरितमानस से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, याद है आपको? याद है जब हनुमान जी एक हाथ में पर्वत उठाए आते, संजीवनी बूटी लेकर आते लक्ष्मण जी के लिए, तो सब रो रहे थे। प्रभु श्री राम को विलाप करते हुए, प्रलाप करते हुए भालुओं का समूह और वानरों का समूह भी रोने लग गया था। लेकिन उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं एक हाथ में पर्वत उठाए हुए, तो लोगों में उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। तो हाँ, वीर रस उत्पन्न हो गया, सब रोना धोना भूल गए और सभी में उत्साह का भाव जागृत हो गया। उधर लक्ष्मण उठ खड़े हुए, वेद ने उपचार करते ही तुरंत खड़े हो गए। तो वही बात यहाँ बताने की कोशिश की गई है कवि ने।
हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हैं। श्री राम उनके इंतजार में हैं और कह रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। तो वे अपने भाई की दुर्दशा देखकर वे सामान्य मनुष्य के समान विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप से वहाँ उपस्थित सभी दुखी हैं। उनका यही विलाप करुण रस को उत्पन्न करता है। करुण रस कहाँ होता है? जहाँ दुख सुख की बातें और जहाँ रोना धोना हो रहा हो। जब कोई आदमी किसी पत्नी को छोड़ के चला जाता है तो वो विरह की आग में जलती रहती है, वियोग की आग में जलती रहती है, तो वहाँ करुण रस होता है। करुण रस यानी कि दुख सुख की, जहाँ दुख की बातें होती हैं, जहाँ रोना धोना होता है, वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। इसी समय हनुमान आ जाते हैं तो वहाँ उपस्थित हैरान भी होते हैं और उन सभी में उत्साह का भाव संचार हो जाता है या होता है। तो उत्साह का भाव जहाँ जागृत होगा वहाँ वीर रस होगा, ये ध्यान रखना। जहाँ रोना धोना होगा वहाँ करुण रस होगा। क्योंकि हनुमान के हाथ में पूरा पर्वत था, अर्थात पूरा पर्वत उठा लाए थे। उनका यह कार्य अविस्मरणीय कार्य था, आश्चर्यचकित था। सभी में उन्हें देखकर उत्साह जागृत हो जाता है। इस तरह करुण रस के स्थान पर वीर रस का संचार होने लगता है। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के इस अवतरण को इसलिए करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा है। यानी आप सोचो कि पूरा पर्वत उठा लाना कोई छोटी मोटी तो बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। उत्साह का भाव जागृत हो गया। सामने आप कुछ गलत होते हुए देखते हो तो आप ये जो शरीर में ये जो बाल उग रहे हैं ना, ये एकदम से ऐसे हो जाता है, बस ताकत चाहिए। जैसे जनगणमन नहीं होता हमारा राष्ट्रगान, हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस मैं कुछ क्या कर दूँ। एक देशभक्ति के प्रति कितना जुनून छा जाता है तुम्हें। तो वही बात यहाँ थी, उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो कोड है Y323, इस कोड का प्रयोग आप लोग स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हैं Y323 कोड यूज करके, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अंग्रेजी बोलना आप लोग सीख सकते हैं आसानी से, ना कुछ कॉस्ट में। अब यहाँ दिया हुआ है डाउनलोड अड्डा 24/7 ऐप, वो क्यों करना है? प्रत्येक PDF, PYQ, MCQ प्रत्येक की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिलती है अड्डा 24/7 ऐप से। तो इतना कुछ यहाँ मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करें और सभी PDF आप लोग प्राप्त कर लें। कैसा लगा सेशन? लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिए और कमेंट अवश्य करना। मैं प्रत्येक सेशन में देखता हूँ कमेंट बहुत कम बच्चे करते हैं। क्यों नहीं करते भी, क्या बात है? आप लोग अपनी समस्याएँ मेरे सामने प्रकट करो ना। क्या समस्या है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कम से कम इतना लिख दो, हाँ सर बहुत अच्छा है, बस। और क्या करना है, कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।